Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. It is truly an honor to be here with you today as a guest speaker. I am Malaika Mehboob, a doctor of physical therapy student with a strong passion for clinical awareness and patient safety in rehabilitation. Today, I will be speaking on a topic that is not only crucial but often underestimated in our field. As future healthcare professionals, our responsibility goes beyond treatment. It includes recognizing warning signs that may indicate serious underlying conditions requiring immediate medical attention. Understanding these red flags can be the difference between timely intervention and delayed diagnosis. Through this session, I aim to help you develop a sharper clinical eye, improve your decision making, and ensure safer practice for your patients. I hope this session will be insightful, interactive, and valuable for all of you. So, let's begin. So, in this webinar, we are going to discuss what is the red flag, importance of red flags, and clinical signs and symptoms. What is the difference between sign and symptom? Recognizing serious pathology, कब हमने पेशेंट को रेफर करना है एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम केसेस. अब हम डिस्कस करते हैं रेड फ्लैग्स कि रेड फ्लैग्स बेसिकली होती क्या है. रेड फ्लैग्स हमारे पास ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि बेसिकली हमें लग ऐसे रहे होते हैं कि वो हमारे पास एक आम सा पेन है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है. बट होता क्या है कि वो मस्कुलोस्केलेटल पेन नहीं होता. जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब हम उसको प्रॉपर एग्जाम करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि ये जिसको हम एक आम से मस्कुलोस्केलेटल पेन समझ रहे थे वो तो मस्कुलोस्केलेटल पेन है ही नहीं. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो हमें रेड फ्लैग्स पता चल जाते हैं वो पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाते हैं. जब हम उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें आइडिया हो जाता है, जो कि ज्यादातर हमें बता रहा होता है कि हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, कोई कैंसर हो या कोई फ्रैक्चर हो. अब कैंसर को हम ट्रीट नहीं कर सकते, फ्रैक्चर को हम ट्रीट नहीं कर सकते, इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं कर सकते, या बट इन्फेक्शन, कैंसर, फ्रैक्चर, इन सब के बाद कि जो आफ्टर ट्रीटमेंट्स है वो हम कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास फ्रैक्चर है. फ्रैक्चर में हम क्या करते हैं कि इमोबलाइज होता है पेशेंट, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए या उसको वापस से सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम हमारा रोल होता है, उसको हम ठीक करते हैं. सही है. अब क्या होता है कि रेड फ्लैग जो है वो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी सीरियस पैथोलॉजी के, जिसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस भी आ सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी आ सकती हैं, मस्कुलोस्केलेटल डैमेज आ सकते हैं, उसके डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, वो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, किसी ट्यूमर को कर रहा होगा, या उसके अलावा किसी और सिस्टमिक डिजीज को कर रहा होगा. अगर ये इनमें से कोई एक चीज भी सस्पेक्ट हो गई तो क्या करना है कि फौरन ही पेशेंट को कंसर्न सर्जन के पास, कंसर्न फिजिशियन के पास रेफर करना है. वो हमारी डोमेन का पेशेंट नहीं होता. रेड फ्लैग का मतलब यही है कि वो हमारी डोमेन का पेशेंट नहीं है. रेड फ्लैग का क्या मतलब होता है? जहां भी सुर कपड़े होते हैं कि भाई अब यहाँ पर स्टॉप हो जाना है. जैसे कि हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, जब जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो सामने अगर रेड सिग्नल आ जाए तो इट मीन्स दैट यू हैव टू स्टॉप, आपने मूव नहीं करना. सेम हमारे पास फिजियोथेरेपी के केस में ये होता है कि रेड फ्लैग का मतलब यही होता है. रेड फ्लैग बताते खुद कोई डिजीज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बस ये एक टर्म है. इसका मतलब ये कि अब ये पेशेंट हमारी डोमेन का नहीं है, ये हमारी डोमेन से बाहर है. जाहिर बात है कि हम अपने ही डोमेन के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, हम उसके बाहर के पेशेंट्स को नहीं कर सकते. सो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की निशानी यही है, एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की निशानी यही है कि आपने पेशेंट को, अगर वो आपकी डोमेन का नहीं है तो आपने उसको कंसर्न सर्जन के पास, कंसर्न डॉक्टर के पास आपने उसको रेफर कर देना है. अब बेसिकली हमारे पास 163 आइटम्स होते हैं, जिसमें से 119 हमें पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाते हैं, और 44 आइटम्स जब हम उसको फिजिकली असेस करते हैं, फिजिकल जब उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट हमारी डोमेन का या हमारे ट्रीट करने का नहीं है.
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम ये रेड फ्लैग्स क्यों पढ़ते हैं फिजियोथेरेपी में, हमें क्या नीड है इसके पढ़ने की? लाइक एक अगर अक्लमंद पेशेंट है वो तो हमारे पास पहले आएगा ही नहीं, वो तो डायरेक्ट अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर हम ये तो पाकिस्तान में इस तरह से ट्रेंड है कि जब पेशेंट सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है तब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, जबकि अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आपको एक नॉर्मल सा भी पेन है, छोटा सा मामूली सा भी पेन है, तो पेशेंट क्या होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, फिर वही फिजियोथेरेपिस्ट आगे उसको रेफर करता है। पाकिस्तान में अलग निजाम है, टोटली इसके अपोजिट चलता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम रेड फ्लैग के से हमें क्या फायदा हो रहा है, फिजियोथेरेपी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये है कि जब आपके सामने अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो उससे हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आया है और उसको एक नॉर्मल सा पेन लग रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट की साइकी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सा पेन है कि मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है, जबकि डीप इनसाइड क्या होगा, जब आप उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब आप उसको फिजिकल, जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि ये तो हमारी डोमेन का ही नहीं है। तो हमने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया। पेशेंट की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करेगा कि पेशेंट जो है जब वो अर्ली टाइम में आपके पास आ गया है तो वो अर्ली उसकी डायग्नोसिस होगी, अर्ली उसकी ट्रीटमेंट सारी होगी। इस तरह अब क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाएगी। जब आप क्लिनिकल रीजनिंग करते हैं, जब आप प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन अगले डॉक्टर को भी बहुत फायदा देती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बहुत कम जगहों पे मैंने ऐसा देखा पर्सनली कि डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर पेशेंट ऑलरेडी किसी और डॉक्टर के पास होकर आया है तो वो क्या करते हैं कि पिछले डॉक्टर से उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि अच्छा इस डॉक्टर ने अपनी इसके पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो भी इसके ऊपर रिलाई करती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी यही कहती है कि जो चीजें आपको एविडेंस बता रही है, जो चीज आपको रिसर्च बता रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके उससे हट के आपने नहीं चलना। यानी लेट्स सपोज कि अब रिसर्च कह रही है कि एक पेशेंट हमारी डोमेन का नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको ट्रीट करना है तो उल्टा पेशेंट भी खराब हो जाएगा, और वो उसकी गाइड जो रिसर्च की एविडेंस प्रैक्टिस है वो भी उसके ऊपर रिलाई नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जनरली, यानी बाद में तो हम स्पेसिफाई करके डिस्कस करेंगे, जनरल हमारे पास रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। अगर एक पेशेंट आया है जिसका वेट सडनली लॉस हो गया विदाउट एनी रीजन, उसने कोई डाइट नहीं की, उसने कोई जिम नहीं किया, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ कार्डियो कुछ भी नहीं किया, बट सडनली उसका वेट लॉस हो गया, एक नॉर्मल हेल्दी हेल्दी इंसान है, खा पी रहा है, आराम से सो रहा है, उठ रहा है, हर चीज उसकी परफेक्ट, और अचानक उसका पता नहीं चला उसका वेट कम होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये एक साइन हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर वो नाइट पेन को या पेन है जो कि रेस्ट से भी ठीक नहीं होता, पेन परसिस्टेंट ही रहता है, वो हमारे पास एक रेड फ्लैग आता है। ठीक है, पेन को जाहिर बात है हम ट्रीट करते हैं, पेन को हम अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है नॉर्मली पेन के साथ तो उसको हम ट्रीट करते हैं बाय सर्टेन मोडालिटीज। लेकिन एक पेन है जो उसका रिलीव हो ही नहीं रहा, चाहे वो रेस्ट कर रहा है, यानी वो मुसलसल उसको 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स में उसको पेन ही पेन हो रहा है, तो वो पेशेंट भी हमारी डोमेन का नहीं है। अगर उसको प्रोग्रेसिव पेन है जो कि मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी अगर वो मूव नहीं भी कर रहा तब भी उसको पेन हो रहा है, ठीक है, और वो पेन कांस्टेंट है, तब भी वो हमारे पास रेड फ्लैग में आता है। उसको फीवर हो रहा है, फीवर के साथ उसको बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, उसको साथ में नाइट स्वेट्स भी हो रहे हैं, तो वो पेशेंट भी हमारी डोमेन का नहीं है। उसको जनरलाइज फटीग हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है विदाउट एनी रीजन, यानी उसने 5 मिनट का काम 5 मिनट से भी कम का काम किया और तब भी उसको इतनी ज्यादा फटीग हो रही है, तो वो भी हमारी डोमेन का नहीं है। अचानक एक हेल्थी इंसान है, वो खा पी रहा है और अचानक से उसकी भूख बंद हो गई है, तो भी वो हमारे डोमेन का नहीं है। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस की भी बात है। अब एक पेशेंट आए जिसका खाना पीना बंद हो गया, हम उसके क्या करेंगे? हम उसकी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, हम उसको कोई ऐसी मोडालिटी नहीं लगा सकते कि जिससे उसकी भूख वापस से आ जाए, तो वो भी हमारी डोमेन का नहीं है। ठीक है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई उसको कुछ चोट नहीं लगी, यानी कहीं पर भी उसको अजीब से उसको ब्रूजिंग हो गई जिसको उसको खुद भी नहीं पता कि ये मुझे कैसे लगी, कब लगी, कहाँ लगी, ना तो मैं गिरा, ना तो मुझे कुछ हुआ, बस खुद से उसकी ब्रूजिंग हो गई, वो हमारी डोमेन का नहीं है। उसके बाद जो है अगर कोई पेशेंट
वो फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, फ्रैक्चर भी हमारी डोमेन का नहीं है, तो सबसे पहला रेड फ्लैग है कि वो भी हमारी डोमेन का नहीं है। उसके बाद अगर उसकी कोई हिस्ट्री हो कैंसर की, यानी प्रीवियसली उसको कोई कैंसर हुआ है, जब हम जाहिर बात है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो अगर एक पेशेंट कह रहे हैं कि जी मुझे मेरा वेट भी लॉस हो गया और मुझे जो है वो पेन भी हो रहा है, बॉडी पेन भी हो रहा है, मुझे फटीग भी बहुत ज्यादा है। और जब आपने उसे पूछा कि आपकी प्रीवियसली कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, कोई डिजीज आपको हुई, कोई इशू आपको हो या कोई सर्जरी वगैरह, और वो कहते हैं कि जी हाँ मुझे इतने अरसे पहले कैंसर हुआ था जिसकी मेरी ट्रीटमेंट हुई थी, तो वो भी फिजियोथेरेपी की डोमेन का पेशेंट बिल्कुल नहीं है। अब हमने ये तो हमने जनरल बात की, अब हम बात करते हैं सिस्टम वाइज कि सिस्टम वाइज हमारे रेड फ्लैग्स क्या है। उसमें हमारे पास स्पाइन एंड मस्कुलोस्केलेटल रेड फ्लैग्स हैं, कार्डियोवास्कुलर रेड फ्लैग्स हैं, न्यूरोलॉजिकल रेड फ्लैग्स हैं, पल्मोनरी रेड फ्लैग्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी रेड फ्लैग्स हैं। ये वो रेड फ्लैग्स हैं, अगेन मैं बता रही हूँ, जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, हमारी डोमेन के ये पेशेंट्स नहीं है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स का मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि उसका हम एक डिफरेंशिएट करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है। साइंस वो होते हैं जो हमें फिजिकली नजर आ रहे होते हैं। एक पेशेंट है, उसको आपने आपने उसको देखा, सिर्फ आपने उसको ऑब्जर्व किया, अब आप उसके हैंड के ऊपर ब्रूजिंग नजर आ गई, अभी आपने उसको पालपेट नहीं किया, आपने उसको टच नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको उसकी ब्रूजिंग नजर आ गई, ये साइन है। ठीक है, वेट लॉस का है वो तो एक है ही साइन, वो तो आपको पेशेंट बताएगा कि जी पहले मेरा वेट इतना था, मैं बहुत हेल्दी था, अब मैं एकदम से इतना कमजोर हो गया हूं, तो वो एक साइन हमें नजर आ रहा है, हम उसको देख सकते हैं। सिम्टम होगा जो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे इतने लेवल का पेन हो रहा है, जब आप उसे ग्रेडिंग करवाते हैं, स्केलिंग करवाते हैं, तो अब वो बताते हैं कि मुझे इतने लेवल का पेन हो रहा है, मुझे नाइट स्वेट्स होते हैं। अब वो सिम्टम्स है जो पेशेंट आपको खुद बताएगा। उस साइंस में जो आप उसको जब आप एग्जामिन करोगे या आप उसको ऑब्जर्व करोगे, तो तब आप देखोगे दैट दैट आर साइंस। ठीक है, अब हम सिस्टम वाइज बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड इक्वाना सिंड्रोम। ये वो पेशेंट है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होगा कि सैडल एनेस्थीसिया होता है। सैडल एनेस्थीसिया क्या होता है कि जब हम इसको बड़ा इजी अगर वे में मैं समझाऊं तो इस तरह से समझाते हैं कि जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हो, जब आप पैडल के ऊपर पाँव रखते हैं और जब उसके ऊपर आप चढ़ते हैं, तो बिलो द पैडल जितना भी एरिया आता है दैट इज कंसीडर्ड इन सैडल एरिया। ठीक है, तो सैडल एनेस्थीसिया होता है कि आपको जो है ना बहुत ही जिसको हम पैरेस्थीसिया भी कह सकते हैं, कि टिंगलिंग सेंसेशन होती है या आपको फील ही नहीं होता कि मेरी टांगे हैं भी या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्लैडर या बाउल डिस्फंक्शन हो जाते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं रहता अपने ब्लैडर के ऊपर, या कि जो यूरिन सिस्टम है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन आता है या आप उनको उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी लोअर लिम्ब की वीकनेस होती है, आप थोड़ी सी आपको इतनी थकावट होती है कि आप कहते हैं कि हम तो उठ के कोई काम ही नहीं कर सकते जी, हमारी टांगों में दर्द होता है। ठीक है, ये हमारे डोमेन का नहीं है। उसके बाद अगर हम कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको फीवर है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, और कोई भी उसने आईवी ड्रग यूज किए हैं, और उसको कौन बैक पेन तो कांस्टेंट और बहुत सीवियर रहता है, यानी जब आप ग्रेडिंग स्केल करोगे, स्केल आप कहोगे पेशेंट को कि आप मुझे बताएं कि आपको कितने लेवल का पेन हो रहा है, वो कहेगा कि मुझे वर्स्ट पेन हो रहा है, मुझे एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है, या मुझे 10 आउट ऑफ 10 पेन हो रहा है, तो वो कंसीडर क्या करता है, वो स्पाइनल इन्फेक्शन को कंसीडर करता है कि हो सकता है कि उस पेशेंट को स्पाइनल इन्फेक्शन हो। फिर तो जब आप उसको रेफर करते हैं, फिर वो डॉक्टर अपनी एक हिस्ट्री लेता है, अपनी वो टेस्ट वगैरह करता है, अपनी एग्जामिनेशन करता है, तो तब जाके वो करता है। बट इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ये पेशेंट हमारी डोमेन का नहीं रहता। अब बात करते हैं कैंसर रेड फ्लैग की, कि हमें कैंसर का कैसे पता चलेगा। अगर आप बहुत अच्छी प्रिस्क्रिप्शन देके, गुड प्रिस्क्रिप्शन देके, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स मेंशन कर देते हैं कि सस्पेक्टेड ये चीज है। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट आया है और वो आपको कह रहे हैं कि भाई मेरा जिस मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा वेट कम हो गया, मुझे रात को इतना ज्यादा दर्द होता है, इतना बॉडी पेन होता है कि मेरा वो किसी रेस्ट से बिल्कुल ठीक नहीं होता। ठीक है, और उसकी जब एज आप पता करेंगे तो उसमें क्या है कि वो 50 अबव है या वो 20 से कम का है, और उसकी कोई प्रीवियसली हिस्ट्री रह चुकी हो कैंसर की, तो वो कैंसर का रेड फ्लैग है। यानी कैंसर कैंसर हो सकता है उस पेशेंट को कि उसका कैंसर फिर से हो गया, उसका ट्यूमर फिर से बन गया हो। ठीक है, तो ये पेशेंट भी हमारे डोमेन का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर रेड फ्लैग्स की,
जिसमें आपको चेस्ट पे प्रेशर फील होगा, उसके बाद ऐसे एंजाइना का जबकि वो एंजाइना नहीं होगा लेकिन वो ऐसे फील होगा कि वो एंजाइना है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी कि डिस्निया हो जाएगा। अच्छा, उसको क्या हो जाएगा कि उसको उसको पेन इतना फील होगा, इतना ज्यादा उसको पेन होगा कि ऐसा लगेगा कि एंजाइना हो रहा है, उसको एंजाइना का अटैक हो रहा है, जबकि वो एंजाइना का अटैक नहीं होगा, वो एक नॉर्मल पेन होगा, बट वो ऐसे कंसीडर होगा कि उसको एंजाइना हो रहा है। अच्छा, उसकी जो पल्स थ्रू होगी वो भी इरेगुलर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप उसको एब्डोमिनल पल्सेटिंग मास होगा, उसके बाद क्या होगा कि पेन रेडिएट करेगा लेफ्ट आर्म से जा तक। ठीक है, ये हमारे पास कार्डियोवास्कुलर के रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा, अब पेन जो है ना, समटाइम्स हमने कहीं कहीं पर ये भी पढ़ा हुआ है कि जो है जब लेफ्ट आर्म से जा तक जाता है तो वो हमारे पास एंजाइना का होता है, बट वो एंजाइना के जैसा होगा, वो एंजाइना का अटैक नहीं होगा। हम ये ना समझे कि अगर एक पेशेंट आ गया और वो कह रहे कि मुझे यहाँ पर फील है, पहले तो पाकिस्तान में अव्वल तो फिजियोथेरेपी के पास बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे केसेस आते हैं जो रेड फ्लैग्स होते हैं, यूजुअली हमारे पास आते ही नहीं है। जब पेशेंट आता है, जब उसका फ्रैक्चर हो हील हो चुका होता है लेकिन वो इमोबलाइज होता है, तो तब वो हमारे पास आता है। यूजुअली हमारे पास नहीं आते, बट यप कि हम उनको अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। इन केस के अगर हम यही फिजियोथेरेपिस्ट हम बाहर जाते हैं और हम बाहर जाते हैं और बाहर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो तब जाहिर बात है कि हमें ये चीज हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज एब्डोमिनल पल्सेटिंग मास। एब्डोमिनल पल्सेटिंग मास हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे पास एओटिक एन्यूरिज्म बन जाता है, यानी जो कि एओटा वेन से कनेक्ट हो रही हो तो उसमें एन्यूरिज्म बन जाता है। उसमें क्या होते हैं जो कि और इतना ज्यादा ये वाइड हो जाती है, इतनी वाइड हो जाती है, एओर्टा इतनी वाइड हो जाती है, और वो एओर्टा की ब्रांच वाइड हो जाती है जो कि एब्डोमेन में जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, जब आप उसको पल्सेट करते हो तो वो आपको बहुत ही अजीब सा हैवी सा टेंडरनेस सा लगता है। ठीक है। और इरेगुलर पल्स होती है कि अब नॉर्मल पल्स रेट ह्यूमन का कितना है, और उसके बाद जब आप उसको देखते हो तो वो इरेगुलर सी होती है। ठीक है, 60 से 100 हमारे पास बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन यहाँ पर या तो वो बहुत ज्यादा होगी या तो वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल रेड फ्लैग्स की। न्यूरोलॉजिकल रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं? ठीक है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, इतना सीवियर हेडेक होता है कि लाइक आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अब जैसे कि लेट्स सपोज कि ये मैंने केस खुद देखा। एक पेशेंट थी एंड उनको इतना सीवियर हेडेक था, बहुत सीवियर हेडेक था, और वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी, बस वो ये कहती कि मुझे इतना पेन हो रहा है ना कि मेरे से मुझसे अब कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। जब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, तब पता चला कि जी उनको तो फेशियल पाल्सी हो चुका है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि वो उनकी फोर जो फेशियल नर्व थी उसके ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी अगर एक पेशेंट है वो ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है लेकिन उसकी वो डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, कम होने की वजह उसकी सिम्टम्स कम होने की वजह उसकी सिम्टम्स मजीद बढ़ रहे हैं। तो उसको ड्रॉप अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उसकी विजन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, फेशियल ड्रूपिंग हो जाती है, स्पीच उसकी स्लर्ड हो जाती है, एंड दैट इज द स्ट्रोक इंडिकेटर। और जब आप यही इस चीज को जब आप ट्रीट ना करो, यानी आपको एक बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, आप उसको ट्रीट ना करो कि अच्छा चलो खैर है, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, and इन सम केसेस वो स्ट्रोक की तरफ भी चला जाता है। अब स्ट्रोक का क्या कि आफ्टर, जब जारी बात है कि आप एक पेशेंट, आप उसको ऑन द स्पॉट तो फिजियो आप उसके नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब वो प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, उसके बाद हमारा काम है, फिर हमारी वो डोमेन में आएगा और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी रेड फ्लैग्स के। तो पल्मोनरी रेड फ्लैग्स हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें भी हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है। और उसके बाद अच्छा, वो एक्सर्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको कफिंग हो रही है, और कफिंग के साथ उसको ब्लड भी आ रहा है, और उसको इतनी ज्यादा फटीग है जो कि वो खुद भी नहीं पता कि उसको कि क्यों हो रही है। ठीक है। तो वो हमारे पास पल्मोनरी रेड फ्लैग है। हो सकता है कि उसको कोई भी
पल्मोनरी इशू हो, कहीं उसको कोई एन्यूरिज्म बना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, कोई उसको एम्फाइजीमा हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी हो सकता है, उसको अचानक से उसको पेन स्टार्ट हो गया। एंजाइना में फर्क है और प्लूरेटिक चेस्ट पेन में फर्क है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी रेड फ्लैग्स। अच्छा, अब उससे पहले डिस्कस करने से पहले, प्लूरेटिक चेस्ट पेन किस तरह से होता है? जाहिर बात है क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि उसमें भी पेन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, हो सकता है कि ये दोनों एक जैसे पेन हो। नहीं, ये जो प्लूरेटिक चेस्ट पेन है ये हमारे पास इतना शार्प होता है, ऐसा लगता है किसी ने छुरी मारती हो, स्टैबिंग पेन होता है, स्टैबिंग से सेंसेशन हो रही होती है चेस्ट में। और ये इंटेंस कब होती है? जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हो। जैसे ही आप डीप ब्रेथ लेते हो तो उसके बाद आपको ये ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत स्टैब, आपको छुरी लगा दी है, तो बहुत ही स्टैबिंग सी सेंसेशन होती है। और कफिंग के साथ भी होते हैं, स्नीजिंग के साथ भी होते हैं, और इवन एक नॉर्मल सी मूवमेंट आप करो, लाइक अगर आप लेटे हुए हैं और आपने करवट तब्दील की है तो उसके साथ भी आपको ये पेन होना स्टार्ट हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी रेड फ्लैग्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर यूरिन में या स्टूल में ब्लड आ रहा है तो वो भी हमारे डोमेन का नहीं, जारी बात है, उसको हम तो ट्रीट नहीं कर सकते। अगर उसको सिवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और बहुत ही रिजिड है उसका वो एरिया, बहुत ही टेंडरनेस हुई हुई है, तो वो भी हमारी डोमेन का नहीं है। अगर वो कुछ भी खा रहा है, नॉर्मल ईटिंग कर रहा है, उसके बावजूद भी पेशेंट को पेन हो रहा है, तो वो भी इंडिकेट करता है रेड फ्लैग। अच्छा, उसके जो बाउल हैबिट्स हैं उसमें अगर वो चेंजेस हो गई हैं तो वो भी हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनिटो यूरिनरी में इंक्लूडेड है। अच्छा, अब रेड फ्लैग्स हमारे पास तीन तरह की पॉपुलेशन में होते हैं। एक हमारे पास पीडियाट्रिक्स में होता है जो कि बच्चों की पेशेंट है, गीरियाट्रिक्स यानी जो ओल्डर अडल्ट है, एंड प्रेगनेंसी। अब हमने इसको किस तरह से डील करना है हम उसको आगे स्टडी करेंगे। पीडियाट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास एक पीडियाट्रिक का कोई पेशेंट आया, कोई चाइल्ड पेशेंट आया है और उसके यूरिन में या उसके स्टूल में ब्लड है, अब ये हिस्ट्री तो अक्सर आपको पेशेंट खुद ही दे देता है, यानी आप उसको पूछेंगे नहीं, लेकिन वो आपको बता देता है कि जी मेरे साथ ये इशू हो रहा है, मैं इस वजह से कंसर्न हूँ। अब उसको सिवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। अच्छा, ये उसमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी यही चीज है, पीडियाट्रिक में भी सेम ही चीज है कि जो बाउल हैबिट्स है उसमें उसकी चेंजेस हो गई हैं, और जब भी वो बच्चा कुछ खाता है पेन होता है, तो भी वो हमारे डोमेन का नहीं है। अब गिरियाट्रिक्स में क्या होता है कि रिकरेंट फॉल होता है, यानी आपके पास एक पेशेंट है जिसने कहा कि मैं गिरा था और फिर मेरे ये इशू हुआ था, फिर मैं फलाने डॉक्टर के पास गया था। जो पाकिस्तान में हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादातर आती है और वो जो इस तरह से अपनी हिस्ट्री बयान करते हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं गिरा था और फिर मुझे यहाँ पर चोट लगी थी, फिर मैं डॉक्टर के पास गया था, फिर डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था, अभी फिर से मुझे यहाँ पर मैं फिर से गिरा और फिर मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके पास आके दिखा दूं। तो ये भी गिरियाट्रिक्स, ये हमारी डोमेन का पेशेंट नहीं है, आपने इसको उसकी कंसर्न डॉक्टर के पास ही रेफर कर देना है। और उसको क्या हो कि मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा और वो बताते बताते एकदम से वो कंफ्यूज हो गया कि लाइक मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पेशेंट हो, उसको कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो, तो वो भी हमारी डोमेन का पेशेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिवियर बैक पेन विद ओस्टियोपोरोसिस हिस्ट्री, और फिर ऐसी पेशेंट्स हमारे पास, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस भी हमारे पास 50 से अबव पेशेंट्स में होता है, तो उसके पास उसको सिवियर बैक पेन है और उसकी प्रीवियसली हिस्ट्री ओस्टियोपोरोसिस की भी रह चुकी है। ठीक है, या ओस्टियोपोरोसिस की भी साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो पेशेंट भी हमारी डोमेन का नहीं है। क्योंकि ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट पे आप फिजियोथेरेपी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बोन्स इतनी वीक होती हैं, तो अगर उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करें तो फ्रैक्चर होने का खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी में क्या होता है। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमारी डोमेन का नहीं है। अब प्रेगनेंसी की यहाँ पर हम लोग इसलिए बात करें क्योंकि आप पता है फिजियोथेरेपी में अगर हम स्पेशलाइज्ड फील्ड की बात करें तो हमारे पास वुमेन हेल्थ भी आती है, गिरियाट्रिक भी आती है पॉपुलेशन, जिसमें करते हैं ओल्डर एडल्ट्स में किस तरह से फिजियोथेरेपी होती है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स की किस तरह से होती है। तो इसलिए हम डिस्कस करें कि अगर हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते भी हैं, लेट्स सपोज कि अगर एक
वुमेन हेल्थ की पेशेंट है, आप उसकी फिजियोथेरेपी करें ताकि वो प्रॉपर उसकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और उसको वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो विद इन टाइम आपने उसकी ट्रीटमेंट रोक देनी है। ये नहीं कि आपने उससे कहने कि अभी सबर, आपकी ट्रीटमेंट को अभी 5 मिनट है, आपकी ट्रीटमेंट को अभी 10 मिनट है, या आपकी सेशन को 10 मिनट है। नहीं, आपने उसको फौरन रेफर करना है डॉक्टर के पास। आपने उसको अपने पास नहीं रखना। और उसको एब्डोमिनल पेन मुसलसल हो ही रहा है, जो कि उसका किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा, तो वो भी हमारे डोमेन का नहीं है। उसको सिवियर हेडेक है, और उसके साथ उसको क्या है कि उसको स्वेलिंग भी है, तो भी वो पेशेंट हमारे डोमेन का नहीं है। अच्छा, प्री एक्लेम्पसिया हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास फेटल ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो समटाइम्स ये फेटल भी है। अच्छा, अब फिजियोथेरेपी रेड फ्लैग्स को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपके पास पेशेंट है और वो इन कंसर्न्स के साथ आया है, और हो रही है, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई साइन या सिम्टम उसने एट द स्पॉट भी दिखा दिया, तो उसी टाइम उसकी ट्रीटमेंट रोक देनी है, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है रेड फ्लैग को, कि किस कब ट्रीटमेंट रोकना है, कब उसको रेफर करना है, कब इमरजेंसी में कॉल करनी है, कब उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या लिखना है और क्यों लिखना है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जब भी पेशेंट को रेफर किया जाए। जारी बात है, आपने लेमन लैंग्वेज में, आप जब प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं और आपने पेशेंट को रेफर करना है, तो आप लेमन लैंग्वेज में नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी डॉक्टर्स बैठे हैं। और एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन वही होती है जब आप एक अच्छी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखिए कि ये सस्पेक्टेड है, मुझे ये चीज लग रही है। अब आगे तो एग्जामिनेशन उसने करना, उसको काम है। फिर जब वही डॉक्टर आपकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, तो उसको वाकई पता चलेगा कि ये डॉक्टर पढ़ के आया, बैठा है, ऐसे नहीं आया हुआ। अच्छा, अब फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो ये नोटिस साइन क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि उसको अंडरलाइन डिजीजेस का पहले ही पता चल जाए, कोई भी हार्मफुल या अनसेफ ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर ना किए जाए, ठीक है। और टू डिसाइड वेदर फिजियोथेरेपी इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ठीक है, कि फिजियोथेरेपी जो हम कर रहे हैं इन पेशेंट पे, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो क्लिनिकल डिसीजंस हम लेते हैं, तो वो भी एविडेंस की बेसिस पे हों, डायग्नोस्टिक एरर्स को रिड्यूस किया जाए, और पेशेंट की जो प्रोटेक्शन है, पेशेंट सेफ्टी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को किया जाए। रेड फ्लैग्स होते भी बेसिकली इसलिए हैं कि जब आपके पास, अगर लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आ भी गया है, और उसको उसी टाइम, आपके पास एक पेशेंट आया है पेन के साथ, आपने उसको मोडालिटी लगाई हुई है, उसकी मैनुअल थेरेपी, और वो अचानक बोले कि मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है एंड आई कांट कंट्रोल, मतलब मेरे कंट्रोल से बहुत आगे की बात हो चुकी है, मैं इसको कंट्रोल नहीं करा, आपने उसको फौरन रेफर करना है। ये नहीं कि आप उसको कहेंगे कि अभी आपकी ट्रीटमेंट होगी, अभी आपका सेशन जारी रहेगा, उसके बाद की बाद में देखेंगे आपने कहाँ जाना है। नहीं, आपने उसको उसी टाइम उसकी फिजियो रोकनी है, और उसी टाइम उसको या तो उसको रेफर कर देना है, या तो इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी केयर में कॉल कर देनी है कि इस पेशेंट को आप लोग लेकर जाएं। अच्छा, इन सब से ये होता है कि अगर पेशेंट के साथ अटेंडेंट आ रहे होते हैं या पेशेंट होता है, तो वो भी कहते हैं कि यार वाकई बहुत अच्छा डॉक्टर है, कि मैं इसकी डोमेन का नहीं था, तो इसने अपने पास मुझे नहीं रखा, इसने फौरन मुझे अगली जगह रेफर कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं केस। अब हम केस डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लो बैक पेन का पेशेंट आया है, उसकी एज हमारे पास 55 ईयर है, और वो मेल है। 55 ईयर का पेशेंट आया है, मेल है। उसकी सिम्टम्स क्या है, उसको 2 हफ्ते से लो बैक पेन हो रहा है, उसको नमनेस हो रही है सैडल एरिया में, ठीक है, यानी बिलो द नी जो है उसको, बिलो द नी उसको सारा नमनेस हो रही है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, और अपना जो ब्लैडर है उसको कंट्रोल नहीं, यानी अपने यूरिन को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब इसके रेड फ्लैग्स में क्या है कि सेडल एनेस्थीसिया है, ब्लैडर डिस्फंक्शन हो सकता है, कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम भी हो सकता है। अब उस टाइम हमने क्या करना है कि उसकी फिजियोथेरेपी रोकनी है, और फौरन न्यूरोलॉजिस्ट को या इमरजेंसी में उसको रेफर कर देना है। अब हम केस 2 को स्टडी करते हैं, कि सेकंड केस डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, 50 ईयर ओल्ड का, वो भी मेल है, जिसके सिम्टम्स है क्या, उसको ऑनसेट
चेस्ट प्रेशर हो गया है ड्यूरिंग माइल्ड एक्टिविटी, या आपने उसकी फिजियो की और उस दौरान उसको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया, और जो उसका पेन है वो रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म से जा तक, यानी उसको पेन एंड उसको ऐसा लग रहा हो कि एंजाइना का पेन है, जबकि एंजाइना का पेन नहीं होगा। ठीक है, अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, साथ में उसको स्वेटिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब आपने उसकी फिजियो कर रहे हैं उसके दौरान, यानी आपने उसको एक्सरसाइजेस करा रहे हैं और उस दौरान उसको ये इशू स्टार्ट हो गया है, तो आपने क्या करना है, इसके रेड फ्लैग में क्या है कि चेस्ट पेन रेडिएशन के साथ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो ये हमारे पास डायफोरेसिस हो, तो ये पॉसिबल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, यानी हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फौरन फिजियोथेरेपी रोकनी है और इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल करनी है कि इस पेशेंट को ले जाएं। ये नहीं कि आपने उसको कहना है कि मैंने आपको ट्रीट करना है, आप इतनी देर में तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली इस पे, अब हम इनके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी पर्पस क्या है जब हम रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करते हैं फिजियोथेरेपी में। To diagnose musculoskeletal conditions, to identify serious underlying pathology, to increase treatment intensity या to reduce session time। तो हम इस पे क्या करते हैं, या मस्कुलोस्केलेटल तो अब स्पेसिफिकली तो हम इसको नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा, टू आइडेंटिफाई सीरियस अंडरलाइंग पैथोलॉजी, कि फिजियोथेरेपी में रेड फ्लैग का मतलब ही यही होता है, प्राइमरी पर्पस यही है। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो हमारे पास और डिफरेंट कंडीशंस भी आती हैं, जेनिटो यूरिनरी भी आता है और हमारे पास पल्मोनरी भी आता है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज है कि विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ अ रेड फ्लैग इज आइडेंटिफाइड। अगर रेड फ्लैग आइडेंटिफाई हो गया तो इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट उस टाइप एक्शन है जो हमने करना है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट केयरफुली, या उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है, इग्नोर एंड रीअसेस लेटर, कि उस टाइम इग्नोर करके और फिर उसको रीअसेस करना है, या स्टॉप एंड रेफर टू फिजिशियन, या इंक्रीज मैनुअल थेरेपी। तो इसमें क्या करना है कि स्टॉप एंड रेफर टू फिजिशियन। उसके बाद है रेड फ्लैग सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बिकॉज दे, कि रेड फ्लैग्स जो हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को क्यों सपोर्ट करते हैं। रिप्लेस क्लिनिकल जजमेंट, फॉलो रिसर्च एंड गाइडलाइन, फोकस ऑन ओनली सिम्टम्स, या एलिमिनेट नीड फॉर असेसमेंट। तो इसका आंसर है हमारे पास फॉलो रिसर्च एंड गाइडलाइन, कि रेड फ्लैग इसलिए सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, ताकि रिसर्च को गाइडलाइन, अब रिसर्चेस ऐसी तो नहीं हो जाती कि बस किसी ने रिसर्च कर दी और वो पब्लिश हो गई, नहीं, प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तब जाके रिसर्चेस बनती हैं, और रिसर्च में टाइम भी इसलिए ज्यादा लगता है कि वो एक ऑथेंटिक चीज होती है। उसके बाद है कि अ 52-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद लो बैक पेन फॉर 2 वीक्स। एक पेशेंट आया जिसको लो बैक पेन है 2 वीक्स, ही रिपोर्ट्स डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड नमनेस इन सेटल एरिया। अब इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, start core strengthening exercises, provide manual therapy, immediate medical referral, या reassesses it 1 week। तो इसमें क्या है कि ये भी हमारे पास रेड फ्लैग है, तो इमीडिएटली उसको रेफर कर देना है। A patient complains of thoracic pain with history of cancer and increasing night pain। एक पेशेंट आया जिसको thoracic पेन हो रहा है और उसकी कैंसर की हिस्ट्री भी रह चुकी है, और उसको नाइट पेन भी इंक्रीज होता है, यानी उसका पेन परसिस्टेंट रहता है। तो अब इस पे हमने क्या कंसीडर इसको करना है, येलो फ्लैग करना है, नहीं करना, नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज है, बिल्कुल भी नहीं है, रेड फ्लैग है, या फिर पोस्टल इश्यू है, नहीं, ये हमारे पास रेड फ्लैग है, तो इसको हमने फौरन रेफर करना है। नेक्स्ट है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिप पेन एंड इनएबिलिटी टू बेयर वेट आफ्टर ट्रॉमा। अब आपने इस दौरान क्या करना है, स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, कंटिन्यू असेसमेंट ओनली, सस्पेक्ट फ्रैक्चर एंड रेफर, या प्रोवाइड हीट थेरेपी। ठीक है, एक पेशेंट है जो कि हिप पेन के साथ आया है और वो वेट बेयर नहीं कर सकता ट्रॉमा के बाद, तो आपने उसको क्या करना है कि आपने उसकी रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट नहीं कर देनी, उसकी असेसमेंट नहीं कंटिन्यू करनी कि अच्छा ठीक है पहले मैं आपको असेस करूं, जो असेसमेंट तो होगी, नो डाउट होगी, या फिर आपने क्या करना है कि उसका फ्रैक्चर सस्पेक्ट करना है, उसको रेफर कर देना है, या फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको कहना है कि मैं आपको हीट थेरेपी लगाऊंगा, नहीं, आपने क्या करना है कि उसको हो सकता है कि उसको फ्रैक्चर हो, तो आपने उसको रेफर कर देना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।
Take care.